नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में भाजपा की इतनी करारी हार क्यों हुई, जबकि उसे लगभग उतने ही वोट आए जितने 2018 के विधानसभा चुनाव में आए थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे 36% से कुछ ज्यादा वोट आए थे। इस बार उसे 36% से कुछ कम वोट आए हैं। इसके बावजूद उसकी सीटों की संख्या में लगभग 40 के आसपास की कमी आ गई है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सीधा और सबसे साफ दिखाई देने वाला और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के वोट में 5% का लगभग इजाफा हुआ है पिछले चुनाव की तुलना में। कांग्रेस पार्टी को ये 5% ज्यादा वोट कहां से आए? तो सीधा सीधा और साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये 5% वोट अधिक जो मिले हैं वो जनता दल सेक्युलर के वोट हैं। जनता दल सेक्युलर को पिछले चुनाव में लगभग 18.3% वोट आए थे। इस बार उसे 13.3% वोट आए हैं। तो सीधा सीधा जो जनता दल सेक्युलर के वोटों में 5% की कमी आई है इस चुनाव में, वो पूरा का पूरा जो है 5% जो है कांग्रेस पार्टी के साथ चला गया। तो ये 5% वोट किसके हैं? जो जनता दल सेक्युलर को नहीं जाकर कांग्रेस पार्टी को चले गए। तो निश्चित रूप से ये 5% वोट उन मुस्लिम वोटरों के हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की लड़ाई लड़ रहे थे इस चुनाव में, जिनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, कर्नाटक सरकार की पॉलिसी या यहां तक कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की भी पॉलिसी जो है वो उसके अनुकूल नहीं बैठती है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। कर्नाटक में 4% जो है मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया गया था और इस तरह की कई सारी चीजें हुई हैं जिसके कारण जो है कर्नाटक का मुस्लिम समुदाय कहीं से एक मजबूत विकल्प भाजपा के विरुद्ध खोज रहा था और उसे इस बात का एहसास था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत जो है कर्नाटक के भीतर कांग्रेस पार्टी की है, इसलिए उसने सीधे तौर पर जो है जनता दल सेक्युलर का साथ छोड़ा और कांग्रेस पार्टी के साथ ये लोग आ गए। कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात भी अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान की, जिसकी काट में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जय बजरंग बली का नारा लगाया, लेकिन ये नारा उस तरह से चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हिंदुत्व के नाम पर जिन वोटरों को भारतीय जनता पार्टी के साथ आना था वो आ चुके हैं। अब ये संभव नहीं है कि और नए नए वोटरों को रोज दिन जो है हिंदुत्व के नाम पर जोड़ा जा सके। दरअसल पूरे देश में आजकल भाजपा विरोधी वोटरों की एक लामबंदी देखी जा रही है। खासतौर के मुस्लिम मतदाता किसी ऐसी पार्टी या ऐसे गठबंधन के साथ खड़े हो जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत रखती है और इस कारण से तीसरी पार्टी या तीसरे गठबंधन की जो गुंजाइश है, आप देखते हैं कि हर राज्य में लगभग खत्म सी होती जा रही है। इसको सबसे पहले हमने पश्चिम बंगाल में देखा, जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टियों के वोट पूरी तरह से लगभग खत्म होकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ चले गए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा को हराने के नाम पर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी काफी कमजोर हो गई और चूंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ रही थी, तो जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोटर था वो पूरी तरह से अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ लामबंद हो गए थे। अब यही चीज जो है कर्नाटक में हुई है। देखिए, तो एक तो ये कारण हुआ, दूसरा कारण ये भी हुआ जनता दल सेक्युलर के वोटरों के कांग्रेस के साथ चले जाने के, क्योंकि पिछले चुनाव में लोगों ने देखा कि आखिरकार जनता दल सेक्युलर को वोट देने का मतलब है कि या तो इनकी सरकार तो बननी नहीं है अपने दम पर, और ये जब भी सरकार बनाएंगे तो या तो कांग्रेस के साथ मिलकर बनाएंगे या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के भी साथ जा सकते हैं। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटर थे, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस बार जनता दल सेक्युलर की किंग मेकर या ब्लैकमेलर वाली भूमिका नहीं रहने पाए और सारा का सारा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा था वो कांग्रेस के इर्द गिर्द लामबंद हो गया। दूसरा जो बड़ा कारण मुझे समझ में आता है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर्नाटक राज्य के अंदर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा प्रॉमिसिंग चेहरा, कोई ऐसा प्रॉमिसिंग लीडर या कोई ऐसा सर्वमान्य नेता कर्नाटक के अंदर नहीं है जिस पर जनता का पूरी तरह से भरोसा हो और जनता को ये लगे कि हाँ, ये कोई करिश्माई लीडर है जो हमें लंबे समय तक नेतृत्व दे सकता है और कर्नाटक को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। वहाँ आपने देखा कि पिछले 3 वर्षों में येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, फिर ये बसवराज बोम्मई आ गए और इन दोनों की ही सरकारों पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को बहुत मजबूती से भुनाया। पेसीएम का उन्होंने जुमला उछाला कि 40% कमीशन देने के बाद ही सीएम को कर्नाटक में कोई योजना पास होती है।
या कर्नाटक में जो भी सरकारी काम है या विभाग हैं वहाँ पर 40% कमीशन जो है बंधा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी भी बड़े फैक्टर बने हैं, क्योंकि ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस ने इस बात को बहुत मजबूती से लोगों को बताया कि 400 रुपये का सिलेंडर आपको 1100 रुपये में मिल रहा है, और इसी तरह से जीवन की हर अनिवार्य आवश्यकता या हर ज़रूरी चीज़ में आप महंगाई को देख रहे हैं और महंगाई को झेलने के लिए आप मजबूर हो रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के बीच में निश्चित रूप से एक प्रमुख मुद्दा रहता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं, और कई बार सरकारी नौकरी की चाहत भी रहती है, वो चाहत पूरी नहीं हो पाती। तो इसके कारण एक युवाओं में असंतोष दिखाई देता है। तो और ये असंतोष केवल कर्नाटक में नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी है, लेकिन कर्नाटक में फिलहाल इसको कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि भुनाने में, इस असंतोष को भुनाने में कामयाब हुई है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि कर्नाटक में कांग्रेस ने केजरीवाल फार्मूला अपनाया, दिल्ली वाला केजरीवाल फार्मूला अपनाया। मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, क्योंकि कर्नाटक ने जो कई सारे वादे किए वो ठीक है कि फ्रीबीज की राजनीति, रेवड़ी की राजनीति केंद्र की सरकार भी कर रही है, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है या गुरेज नहीं है या परहेज नहीं है। फ्रीबीज की राजनीति हो रही है, जिनका जो वोट बैंक है वो उसको फ्रीबीज तरह तरह से देते हैं। कुछ तो ज़रूरत भी होती है और कुछ जो है लुभाने के मकसद से भी वोटरों को ये फ्रीबीज या रेवड़ियाँ दी जाती हैं। इसको दिल्ली में केजरीवाल ने भी बहुत कामयाबी से प्रयोग किया, 200 यूनिट बिजली, पानी, इस तरह की चीज़ें मुफ्त देकर, और लगातार उनको दिल्ली में कामयाबी मिल रही है, और वहाँ पर कोई भी दूसरी पार्टी केजरीवाल को हटाने की हैसियत में अभी नहीं है, जबकि केजरीवाल की सरकार पर बहुत सारे सवाल भी उठते रहते हैं, लेकिन अपनी फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स के कारण केजरीवाल की जड़ें दिल्ली में काफ़ी मजबूत हैं। तो कांग्रेस ने कहीं से इस बात को भांपा और केजरीवाल फार्मूला दिल्ली वाला लेकर वो कर्नाटक में पहुंच गई। कर्नाटक में उसने देखिए क्या क्या वादे किए। ये वादे निश्चित रूप से जनता को लुभाने वाले होते ही हैं, लोक लुभावन इस तरह के जो वादे होते हैं वो निश्चित रूप से काम करते हैं। अगर और भी कई सारे फैक्टर आपके सपोर्ट में हों तो यह एक मजबूत फैक्टर बनकर उन सारे फैक्टर्स के साथ जुड़ जाता है। तो कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया कर्नाटक में। उसके बाद कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि हर परिवार की जो मुख्य महिला होगी एक, उसको हम हर महीने 3000 रुपये की राशि देंगे। तीसरा उन्होंने जो किया कि युवा निधि वाली बात की, उसमें जो भी स्नातक बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट बेरोजगार हैं कर्नाटक के अंदर, उनको भी जो है 3000 रुपये महीने की सहायता राशि दी जाएगी, और जो डिप्लोमाधारी बेरोजगार हैं उनको 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। फिर इन्होंने जो है कर्नाटक में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का भी वादा किया। तो इस तरह के जो वादे होते हैं ये वादे काम करते हैं। अन्न भाग्य योजना के तहत उन्होंने 10 किलो मुफ्त अनाज का वादा भी किया। तो ये सारे वादे जो हैं वो निश्चित रूप से काम करते हैं। इसके साथ चौथा जो महत्वपूर्ण फैक्टर मैं मानता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे का फैक्टर, जिसको कि कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस की तैयारी कर्नाटक चुनाव की काफ़ी पहले से थी, और उसने बहुत ही स्मार्टली जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं कर्नाटक के अंदर। लगातार 10 बार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। 9 बार तो लगातार विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता। वो अपने आप में एक करिश्मा जैसा लगता है। और दूसरी बात है कि वो दलित कम्युनिटी से भी आते हैं, तो दलितों के भीतर भी जो है उनके प्रति एक अच्छा खासा समर्थन है कर्नाटक के अंदर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से भी कांग्रेस के पक्ष में कुछ न कुछ जो है वोटरों का समर्थन मेरे ख्याल से ज़रूर झुका है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने किसी एक बीजेपी नेता के कथित ऑडियो क्लिप का सहारा लिया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पूरे परिवार को ख़त्म करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी उनको जो है एक सिंपैथी मिली। यद्यपि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव के भीतर विवादास्पद बयान दिया। पांचवा महत्वपूर्ण फैक्टर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत को मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से प्लानिंग दिखाई दे रही है कर्नाटक का चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि आप याद करें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने जो है काफ़ी वक्त दिया था कर्नाटक के अंदर, और वहाँ पर उनके लिए काफ़ी जनसमर्थन भी देखा गया था कर्नाटक के अंदर। इधर भी इस चुनाव में भी राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ जो है जनसभाएं की हैं।
प्रियंका गांधी ने भी काफ़ी सारी सभाएं की और दोनों भाई बहनों की मेहनत इस बार के चुनाव में कम से कम दिखाई देती है। इन लोगों पर जो पहले आरोप लगता था पिछले चुनाव में कि ये चुनाव के बीच में गायब हो जाते हैं या मेहनत नहीं करते या डरते हैं या इनकी पार्टी के लोग ही नहीं चाहते कि वहाँ पर आकर चुनाव प्रचार करें या अधिक समय दें, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में ऐसा नहीं। कर्नाटक के चुनाव में दोनों भाई बहनों ने काफ़ी मेहनत की। प्रियंका गांधी ने भी हंसते मुस्कुराते हुए बड़ी गंभीरता से अपने विरोधियों पर प्रहार किए और मुद्दों को सही तरीके से आम जनता तक पहुंचाने में शायद प्रियंका गांधी के कई भाषण भी कारगर सिद्ध हुए हैं। राहुल गांधी ने भी जो ये सब काम किए कि किसी डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी कर रहे हैं या रोडवेज़ की बसों में सफ़र कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के कारण जो एक पब्लिक कनेक्ट तैयार होता है तो वो राहुल गांधी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में वो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। हमारे फेसबुक पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो इसे फॉलो करिए। ज्वलंत विषयों पर हम महत्वपूर्ण लेख, विचार और साक्षात्कार आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।